चलो यहाँ देखना। सबसे पहले हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, और इसमें जो है सबसे पहला चीज था हमारा फ्रांस की क्रांति। ध्यान देना यहाँ पे, फ्रांस की क्रांति के बारे में अगर एक बार हम देखें तो फ्रांस की क्रांति क्यों हुआ था, है कि नहीं? फ्रांस की क्रांति कब हुआ था ये बताओ? 1789 ईस्वी में हुआ था ना, 1789 ईस्वी। तो पहला बात, जो फ्रांस की क्रांति है वो क्यों हुआ था, तो तुमको हम कुछ रीजन बताए थे, एक बार सुन लो, उसको फिर से हम बताते हैं। ये जो फ्रांस की क्रांति हुआ कब हुआ? 1789 ईस्वी में। और फ्रांस जो है एक देश है, फ्रांस क्या है? एक देश है। और फ्रांस में जो है एक राजा का वंश चला करता था, और उस राजवंश का नाम क्या था? तो फ्रांस में जो राजवंश चलता था उस राजवंश का नाम था बुर्बो राजवंश। कौन सा राजवंश? बुर्बो राजवंश। जिसके जितने भी राजा हुए वो कैसा था? तो इसके जितने भी राजा थे बुर्बो राजवंश के, सभी राजा जो है, सभी जो है निरंकुश थे। कैसे थे? निरंकुश थे। और निरंकुश कहने का मतलब जनता का भला नहीं करना है, जनता के हित में कभी काम करना नहीं चाहता था, है कि नहीं? इसके राजा, किसके राजा? तो बुर्बो राजवंश के जितने भी राजा हुए। और हम शुरू किए थे लुई 14वां से, याद करो, लुई 14वां से शुरू किए थे। लुई 14वां का क्या कहना था? मैं ही राज हूँ, है कि नहीं, और मेरी इच्छा ही कानून है, मतलब इस तरह का उसका नियत ही था। लुई 14वां के बाद फिर तुमको बताया थे लुई 15वां आया था, आया था ना। लुई 15वां के बारे में भी तुमको बताया गया कि लुई 15वां कौन था। तो लुई 15वां कहना था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक दूत हूँ, है कि नहीं? तो ये मानना था उसका, और वह हमेशा जनता को शोषण करने में लगा रहता था। और लुई 15वां के बाद आया लुई 16वां, और लुई 16वां जो था वो क्या था? तो बताया तुमको, लुई 16वां एक ऐसा राजा था जो प्रजा का भलाई नहीं करता था, बस वो किसको, तो सिर्फ अपने पत्नी के लिए ही सब काम करता था। यानी जितना भी राजकोष में पैसा जमा होता था सब पैसा लुटाता था अपने पत्नी पर। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो इसकी पत्नी का नाम था मेरी एंतोइनेट। क्या नाम था? मेरी एंतोइनेट। तो मेरी एंतोइनेट पर जो है, एंतोइनेट का भी स्पेलिंग देख लेना है। मेरी एंतोइनेट जो है, लुई 16वां की पत्नी का नाम था मेरी एंतोइनेट। और जितना भी पैसा राजकोष में जमा होता था, राजा का एक होता है ना कि मान लो कि अलग अलग जगह से व्यापार का पैसा आता है, तो सारा पैसा किस पर लुटाता था वो? अपनी पत्नी पर लुटाता था, है कि नहीं? तो ये जनता सहन करते करते जनता सब जब नहीं रहा गया, तब उन्होंने जो है 1789 ईस्वी में क्रांति का बिगुल फूंक दिया और क्रांति स्टार्ट कर दिया। कब? 1789। और 1789 में हुआ क्या? लुई 16वां को और उसकी पत्नी को, दोनों को वहां की प्रजा ने जो है, प्रजा ने क्या किया? गिलोटिन पर चढ़ा दिया। प्रजा ने उसको क्या कर दिया? गिलोटिन पर चढ़ा दिया, है कि नहीं? गिलोटिन पर चढ़ा दिया। जब गिलोटिन पर चढ़ा दिया तो इसी को हम कहते हैं फ्रांस की क्रांति। इसको क्या कहते हैं हम? फ्रांस की क्रांति। तो यहाँ तक था फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति में देखो, लुई 16वां आया और लुई 16वां खत्म हो गया ना। लुई 16वां खत्म हो गया, तब अगला जो बारी है फ्रांस में राज करने का, तो लुई 16वां देखो, 1789 में लुई 16वां बना, 1789 में लुई 16वां बना। और 1789 के बाद लगभग 1804 ईस्वी तक फ्रांस में कोई राजा नहीं बना। कारण क्या था? उस टाइम में मतलब एक तरह से कहो तो प्रजातंत्र आ गया था। क्या आ गया था? प्रजातंत्र आ गया, यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कह दो तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था आ गया। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था किसको कहते हैं? जिसमें कोई मालिक, कोई राजा नहीं होता है, जनता ही मालिक होती है, जनता ही अपना इच्छा से काम करता है, सब कुछ करना होता है जनता को। और उसके बाद तुमको बताए थे कि 1804 के बाद, 1804 के बाद 1815 तक नेपोलियन रहा। और इसी नेपोलियन को हम इस युग को, इस समय को हम नेपोलियन युग भी कहते हैं। इस समय अवधि को क्या कहते हैं? याद है ना? 1804 से 1815 तक के समय को हम नेपोलियन युग कहते हैं। यानी 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बन गया और 1815 तक रहा। अब 1815 तक ही क्यों रहा? उसके आगे क्यों नहीं रहा? क्या कारण था कि नेपोलियन का वहां से मतलब हट गया? तभी वो पढ़ेंगे। यानी नेपोलियन युग हम जो है एक बार फिर से हम देखते हैं। देखो नेपोलियन युग, ये समझा ना कि नेपोलियन कब आया? 1804 में। और 1804 में जब नेपोलियन आया तो इन्होंने फिर से प्रजातंत्र को हटा करके लोग जो है ये राजतंत्र ला दिया, यानी राजा का शासन ला दिया। अब जैसे देखो कोई भी देश में जनता का शासन रहता है तो वो सबसे उत्तम शासन हुआ, यानी जनता अपना मन से किसी को चुन सकता है,
किसी वजह से भारत में अभी कौन चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता अपने मर्जी से कोई किसी को भी सरकार चुन सकती है। लेकिन अगर लोकतंत्र हटा दिया जाए और राजतंत्र ला दिया जाए, तो राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का मन चलता है, एक आदमी का मन चलेगा और उसको कोई हटाने वाला भी नहीं होता है। लेकिन लोकतंत्र में जो है जनता मालिक होता है, जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी, है कि नहीं, जनता ही सब कुछ होता है। तो शासन कौन वाला बढ़िया, लोकतंत्र या प्रजातंत्र वाला कि राजतंत्र वाला? तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र वाला शासन बढ़िया। लोकतंत्र या प्रजातंत्र आ चुका था फ्रांस में, लेकिन जैसे नेपोलियन बना तो नेपोलियन ने पहला काम क्या किया, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, लोकतंत्र, और फिर से वही शासन ला दिया। कौन सा, तो राजतंत्र वाला ला दिया ना। तो चलो अब देखते हैं हम राजतंत्र, ये नेपोलियन वाला, ठीक है। चलो अब देखो अगला जो शुरू है तुम्हारा, नेपोलियन युग शुरू हो चुका है। कौन सा युग शुरू हो गया, नेपोलियन। यानी अब जो है शासन में आ गया अगला नेपोलियन। यानी हम पढ़े थे लुई 16वां खत्म हुआ, लुई 16वां जब खत्म हुआ तो नेपोलियन जो है, नेपोलियन सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट, यानी नेपोलियन युग में कब से कब तक है, 1804 से 1815 ईस्वी तक, 1815 ईस्वी तक ये नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा बना। नेपोलियन कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखना। आगे आएगा नेपोलियन द्वितीय तृतीय भी, लेकिन वो नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट अलग है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है, इसका जन्म याद रखना, क्या नाम है इसका, नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट, इसका जन्म जो है, जन्म याद रखना 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। और इसका मृत्यु, नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु जो है 5 मई 1821 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 5 मई 1821 ईस्वी में। कब इसका मृत्यु हुआ, तो 5 मई 1821 ईस्वी में। और ये जो शख्स था, ये जो है पहले सेनापति था, याद रखना। ये जो है, ये पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो याद रखना नेपोलियन बोनापार्ट जो है, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का एक योग्य सेनापति था। फ्रांस का क्या था, एक योग्य सेनापति था। योग्य सेनापति इसलिए कहा गया इसको क्योंकि ये 24 साल के ही एज में, कितने साल के एज में, तो मात्र 24 साल के एज में ये सेनापति बन गया, योग्य सेनापति था। तथा यह 24 वर्ष के एज में, 24 साल के एज में, 24 वर्ष में ही सेनापति बन गया, सेनापति बन गया। और उसके बाद जब सेनापति बन गया तो इन्होंने क्या देखा कि अभी देखो, जब ये सेनापति था, इसको लगा कि फ्रांस में अभी वर्तमान में कोई राजा है नहीं, तो इसको एक मौका मिल गया फ्रांस की जनता का जो है, फ्रांस की जनता के साथ मान लो कि बातचीत करने या फ्रांस की जनता का दिल मतलब करने का, है कि नहीं। यानी जब देखा कि फ्रांस की गद्दी खाली है तो सोचा एक मौका है हमको, हम भी फ्रांस का जो है हित कर सकते हैं, फ्रांस की भलाई कर सकते हैं। और वो अपना काम स्टार्ट कर दिया। और इसमें जो है कुछ खास गुण था। खास गुण क्या था कि जब भी ये भाषण देता था तो लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, इसके बात सुनने के लिए, इसको सुनने के लिए, इसको समझने के लिए, और इसका नीति से लोग प्रभावित थे। इस कारण से नेपोलियन जो है, नेपोलियन आगे चल करके सेनापति के साथ आगे चल करके ये 18 मई, कब, 18 मई 1804 ईस्वी को, 18 मई 1804 ईस्वी को फ्रांस का राजा बना। क्या बना, फ्रांस का राजा बना। जब ये फ्रांस का राजा बना तो अब फ्रांस में एक नियम का दस्तावेज, मतलब एक नियम लागू कर दिया। जैसे अब देखो कोई भी राजा बनेगा तो उसका कुछ नियम कानून होता है ना। पहले का जो राजा था वो कुछ विशेषाधिकार ला के रखा था। क्या लाया था, विशेषाधिकार। और विशेषाधिकार मतलब क्या होता है, तो पहले के जो राजा थे बुर्बो राजवंश का, वो क्या करता था, जो बड़ा बड़ा लोग था, जो बड़ा बड़ा लोग था, और बड़ा बड़ा देखो फ्रांस में 3 गो वर्ग चलता था। कै गो वर्ग, 3 गो वर्ग। पहला था पादरी वर्ग, ठीक है। चलो सुना यहाँ ध्यान से। तो हम क्या पढ़ रहे थे, फ्रांस की क्रांति। हम तुमको बताए थे कि फ्रांस की क्रांति होने का क्या कारण था, तो वहाँ लुई 16वां जो है वो निरंकुश शासन चला रहा था। और उस शासन के कारण क्या हुआ, फ्रांस में जो है जनता में आक्रोश आया और जनता ने क्रांति कर दिया। क्रांति किया तो क्या हुआ, लुई 16वां और उसकी पत्नी दोनों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो फ्रांस पर एक नए व्यक्ति का जो है प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम था नेपोलियन।
यानी जैसे फ्रांस की क्रांति यानी लुई 16वां का अंत हुआ तो नेपोलियन जो है वहां पर मौका का तलाश करके नेपोलियन वहां का राजा बना। और कैसे बना उसकी कहानी है। तो नेपोलियन यानी कहने का मतलब क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति के जस्ट बाद नेपोलियन युग प्रारंभ हो जाता है। कौन सा युग प्रारंभ हो जाता है? नेपोलियन युग। और नेपोलियन युग कब से कब तक? तो 1804 से 1815 तक नेपोलियन जो है वहां का फ्रांस का राजा बना। और कैसे बना? तो नेपोलियन सबसे पहले देखो, इसका हम जीवनी जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म है, याद रखना, 15 अगस्त 1769 को हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1769 को। और इसका मृत्यु जो है 5 मई 1821 ईस्वी को हो जाता है। और फ्रांस जो है यानी ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक योग्य पहले सेनापति था। और योग्य सेनापति इसलिए क्योंकि ये 24 साल के ही एज में सेनापति बन गया। और इसमें बोलने का खास हुनर था, जिस कारण लोग जो अट्रैक्ट होते थे इसके तरफ। और बोलने के हुनर के कारण ही फ्रांस की जनता इसको चाहने लगा। जब फ्रांस की जनता इसको चाहने लगा तब ये इसकी पॉपुलैरिटी जब बढ़ गया तो 18 मई 1804 ईस्वी तक जो है ये फ्रांस का राजा बन गया। 18 मई 1804 को फ्रांस का राजा बन गया। और पूरे फ्रांस को समझो तो फ्रांस को एक जुट बांध दिया, एक गुट में बांध दिया। और 1804 में जब ये राजा बना तो इन्होंने एक और काम किया, वहां पर एक नया नियम लागू कर दिया। और उस नया नियम का तो क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता, यानी नियमों का एक जो है दस्तावेज तैयार करके वहां लागू कर दिया। तो याद रखना, अगर पूछे नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804 ईस्वी में। और नेपोलियन ये पहला आदमी था जिन्होंने फ्रांस के एकीकरण में काफी अच्छा कदम उठाया था, है कि नहीं? फ्रांस को एक करने का काफी प्रयास किया था। और फ्रांस को जो है एक तरह से सोचो तो एकजुट बांधने का बहुत भरसक प्रयास किया। और नेपोलियन चूंकि इसका जो धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ने लगा, है कि नहीं? इसका प्रसिद्धि क्या हो गया? धीरे धीरे इसका प्रसिद्धि बढ़ने लगा। जब इसका प्रसिद्धि बढ़ने लगा तो अगल बगल वाले देश जो है देख करके उसको भ्रम हो गया कि ये हो सकता है कि आने वाला समय में जो है कहीं ना कहीं पूरे यूरोप का कहीं ना कहीं ये हेड ना हो जाए, पूरे यूरोप को ना संभालने लगे। तो नेपोलियन की प्रसिद्धि को बढ़ते देख करके मित्र राष्ट्र या कह दो तो यूरोपीय शक्ति, यानी यूरोप का जो बड़ा बड़ा देश था, बड़ा बड़ा देश, वो सब एकजुट हो गया। किसको हराने के लिए? नेपोलियन को हराने के लिए। कि नेपोलियन एक ऐसा शख्स था जिसने फ्रांस को तो मतलब फ्रांस में तो सही से शासन कर ही रहा था। इसको क्या हो गया कि अब जब देखा गया हम फ्रांस में अच्छा नियम कानून लागू कर दिए तो हम क्यों ना जो है अगल बगल वाले देश पर भी जो है अपना नियम अपना जो है करे, शासन स्थापित करें। और इस लोभ से जो है दूसरे तीसरे देश से युद्ध करने लगा। तो ये चीज जो है अगल बगल वाले देश को अच्छा नहीं लगा। तो अगल बगल वाले जो मेन सब देश था वो एक गुट बना लिया, है कि नहीं? और उस गुट का नाम है मित्र राष्ट्र कह दो या यूरोपीय शक्ति कह दो। तो यूरोपीय शक्ति एक गुट बना लिया। और उस गुट ने क्या किया? उसमें 4 गो देश मेन रूप से शामिल था, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये चारों देश ने मिल करके 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन किस लिए? कि कैसे नेपोलियन को जो है धराशायी किया जाए, नेपोलियन को कैसे धराशायी किया जाए। तो उन्होंने वियना में एक सम्मेलन रखा और इसी सम्मेलन को हम कहते हैं वियना सम्मेलन। तो पहला सवाल तुमको वहां पूछा जाएगा कि ये जो वियना सम्मेलन है ये कब हुआ था? तो याद रखना, वियना सम्मेलन 1815 जो पूछा गया सवाल है। कब हुआ वियना सम्मेलन? 1815। फिर क्वेश्चन पूछेगा इस वियना सम्मेलन की मेजबानी पूछे या अध्यक्षता पूछे, किसने किया मेजबानी या अध्यक्षता? याद रखना, तो इसका जो है वियना सम्मेलन का मेजबानी या अध्यक्षता जो यानी मेन कौन रोल में था? तो मेन रोल में था मेटरनिक। और मेटरनिक को ऑस्ट्रिया का चांसलर कहा जाता है। मेटरनिक को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो मेटरनिक जो है, मेटरनिक ये पूरा भी जो है ऑस्ट्रिया को तो संभाल ही रहा था खास। और वियना सम्मेलन का भी लीड वही कर रहा था। कौन कर रहा था लीड? वियना सम्मेलन को तो मेटरनिक कर रहा था। जब मेटरनिक कर रहा था क्या हुआ? पहले देखो ना, बाद में लिखना। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। जब ऑस्ट्रिया का चांसलर था तो मेटरनिक ने सोचा क्यों ना हम जो है फ्रांस के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दे। इसी सम्मेलन में ये सब हुआ। और इस सम्मेलन के तहत ही 18 जून 1815 को ये ऐलान कर दिया गया कि मित्र राष्ट्र और फ्रांस के बीच एक युद्ध होगा जिसका नाम क्या होगा? वाटरलू का युद्ध। यानी चुनौती दे दिया फ्रांस को, है कि नहीं? और फ्रांस में जो नेपोलियन था वो पीछे हटने वाला नहीं था, तो जो है युद्ध को एक्सेप्ट कर लिया। और 1815 ईस्वी में 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ। और वाटरलू का युद्ध हुआ तो इसमें दो गुट था,
कौन कौन दो गुट था? एगो यूरोपीय शक्ति और एगो फ्रांस। और यूरोपीय शक्ति में तुमको पता है 4 देश है, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। 4 देश मिल के लड़ रहा है और फ्रांस अकेले लड़ रहा है, तो जीत किसकी होनी चाहिए? तो तुम जान ही रहा है, यूरोप का 4 गो बड़ा बड़ा देश लड़ रहा है, तो युद्ध में जीत भी उसी का हुआ। 4 गो बड़ा बड़ा जो देश था उसका जीत हुआ, यूरोपीय शक्ति का जीत हुआ। जब यूरोपीय शक्ति का जीत हुआ तो उन्होंने क्या किया, नेपोलियन को कैद कर लिया। नेपोलियन को क्या कर लिया? कैद कर लिया, और कैद करके एक टापू पर रख दिया, जिस टापू का नाम था सेंट हेलेना टापू। क्या नाम था? सेंट हेलेना टापू पर उसको कैद करके रख दिया। जब कैद करके रख दिया तो इसी टापू पर उसका जो है नेपोलियन का 5 मई 1821 को मृत्यु हो जाता है। और ये टापू जो है, टापू यानी मतलब बीच अथी में था, यानी चारों तरफ से पानी था, जहां से जो है बिना किसी सहायता से वहां से निकलना मुश्किल था, यानी वहां से भाग भी नहीं सकता है कि नहीं। सेंट हेलेना ये जो है, ये मतलब महासागर के ही बीच में यूरोप के आसपास ही था, है कि नहीं। तो इस टापू पर नेपोलियन को कैद कर लिया गया, और कैद किया तो वहीं पर इसका मृत्यु हो जाता है 5 मई 1821 को। जब मृत्यु हो जाता है तो तुमको देखो, एक चीज है कि 1815 में युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में नेपोलियन हारा। इसका मतलब 1815 में गद्दी खाली हो गया है फ्रांस का। तब मेटरनिक ने क्या किया, वहां जो है अपना स्थापित करना शुरू कर दिया, है कि नहीं। यानी मेटरनिक युग शुरुआत हो गया। और मेटरनिक युग कब से शुरुआत हुआ? 1815 से। और मेटरनिक ने अपना चूंकि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, तो उन्होंने जो है फ्रांस पर जो है अधिकार करने के लिए एक नया राजा को बैठा दिया। और वह राजा किसका? तो बुर्बो राजवंश का ही, बुर्बो राजवंश का ही। तो देखो, बुर्बो राजवंश बीच में खत्म हो गया ना। क्वेश्चन इसीलिए पूछता है कि बुर्बो राजवंश का फिर से कब पुनर्स्थापना कब हुआ? पुनर्स्थापना मतलब क्या? एक बार खत्म हो गया वो 1789 में, लेकिन फिर 1815 में जाके फिर से। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भैया जो है बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना कब हुआ? 1815। कैसे हुआ समझ में आया ना। और कौन किया इसका शुरुआत? तो मेटरनिक, क्योंकि मेटरनिक लीडिंग में था, है कि नहीं। तो अब मेटरनिक युग शुरू करते हैं हम, है कि नहीं। अब देखते हैं मेटरनिक ने क्या क्या काम किया, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? क्या कोई दिक्कत? इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। क्या क्या बताएं? नेपोलियन एक योग्य सेनापति था जिसका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था और मृत्यु 5 मई 1821 को हुआ था। और नेपोलियन जो है ये योग्य सेनापति था, इसमें बोलने का काबिलियत था, लोगों को जो है अट्रैक्ट करने का पावर था। इस कारण से जो है नेपोलियन जो है बहुत जल्द फ्रांस का राजा बन गया। कब बन गया फ्रांस का राजा? 18 मई 1804 को। तो 18 मई 1804 को फ्रांस का जब राजा बन गया, तो राजा बनने के बाद उन्होंने एक नियम लागू कर दिया, और उस नियम को कहते हैं नेपोलियन संहिता, जो 1804 में लागू किया। जब 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया, तब उसका मन हुआ कि हम जो है फ्रांस में तो कब्जा कर ही रहे हैं, अगल बगल वाले देश पर ही कब्जा करें, और अगला जो है युद्ध करना शुरू कर दिया दूसरे तीसरे देश से। और इसी बीच में जो है, तो जो मेन सब देश है फ्रांस के अगल बगल वाला 4 गो मेन देश मिल करके, जो जिसको यूरोपीय शक्ति कहते हैं, उन्होंने मिल करके एक सम्मेलन बुलाया, जिसका लीडिंग कर रहा था कौन? तो मेटरनिक। और मेटरनिक को ऑस्ट्रिया का चांसलर कहा जाता है। और इस तरह से 1804 ईस्वी में जो है, कब? 1815 ईस्वी में जो है एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसको हम कहते हैं वियना सम्मेलन। और ये वियना सम्मेलन वियना नामक जगह पर बुलाया गया, इसलिए इसका नाम क्या है? वियना सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में जो है मेटरनिक लीडिंग में था। क्वेश्चन पूछेगा कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता या मेजबानी कौन किया था? तो मेटरनिक किया था। और मेटरनिक जो है एक युद्ध का घोषणा कर देता है 18 जून 1815 ईस्वी को। और इस युद्ध में जो है फ्रांस की हार हो जाती है, यूरोपीय शक्ति की जीत हो जाती है। जब यूरोपीय शक्ति की जीत हो जाती है, तो उन्होंने क्या किया, नेपोलियन को पकड़ करके कैद कर लिया और उसको सेंट हेलेना टापू पर जा करके रख दिया। सेंट हेलेना टापू पर जब कैद करके रख दिया, तो उसको जो है बीमार हो धीरे धीरे, चूंकि वहां पर जो है सही से खाना पानी नहीं मिलने लगा। और 6 साल के बाद ही 1815 के 6 साल बाद, यानी कितना ईस्वी को, तो 5 मई 1821 ईस्वी को उसका मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु हो जाता है तब जो है, चूंकि 1815 में युद्ध हुआ था, उसके बाद गद्दी खाली था, तो 1815 में मेटरनिक वहां पर का जो है कब्जा कर लेता है। और मेटरनिक अपने हिसाब से शासन चलाने लगता है, और वहां पर एक नया शासक को बैठा देता है, जिसका नाम होता है लुई 18वां। तो अब जो शुरुआत होगा मेटरनिक युग का, किसका? मेटरनिक युग का। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो ठीक।